बताऊंगा, करगिल युद्ध में पाकिस्तान अपने मरे सैनिकों को भूल गया और आज तो अपने जिंदा नागरिकों को भी पहचानने से इनकार कर दिया। इसके अलावा पहलगाम हमले में एनआईए जांच में क्या खुलासा हुआ है और चीन का क्या है कनेक्शन, आपको बताऊंगा। इसके अलावा केंद्र सरकार ने जब जातीय जनगणना का ऐलान कर दिया तो कैसे राजनीतिक दलों में क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है, यह भी आपके सामने होगा। और बात होगी राजकोट पुलिस की रईस वाली स्टाइल की। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर के साथ शुरुआत। पहलगाम हमले से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान ने अपने ही नागरिकों के लिए बॉर्डर बंद कर दिया। सुबह से अटारी वाघा बॉर्डर बंद है, अपने नागरिक लेने के लिए तैयार नहीं है पाकिस्तान। सुबह 30 से अधिक नागरिक फंसे हुए हैं। पाकिस्तानी अथॉरिटीज गेट खोलने के लिए तैयार नहीं है। भारत ने पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द कर दिए हैं। आपको मालूम है, वीजा रद्द किए जाने के बाद पाकिस्तानी नागरिकों को पाकिस्तान भेजे जाने का क्रम चल रहा है। वीजा खत्म होने के बाद, रद्द किए जाने के बाद उनके पाकिस्तान निकल जाने की तारीख तो गुजर गई है और अब जो नहीं गए हैं उनको ले जाकर बॉर्डर पर छोड़ा जा रहा है, लेकिन उधर पाकिस्तान उनको लेने के लिए तैयार नहीं है। ये पाकिस्तान ने दिखा दिया कि अपने नागरिकों का दम भरता है। हमारे नागरिक को अगर कोई नुकसान हुआ, नागरिक को लेकर उसको अपनी कितनी फिक्र है अपने सिटीजन्स को लेकर, इससे ज्यादा बड़ा सबूत और क्या चाहिए। और पहलगाम में आतंकी हमले को लेकर एनआईए की जांच में एक बड़ा खुलासा हुआ है। सोर्सेज बता रहे हैं कि हमले को अंजाम देने के लिए 15 अप्रैल को ही पहलगाम पहुंच गए थे आतंकी। 2 दिन पहले यानी 20 अप्रैल को बैसरन घाटी में जाकर छिप गए थे। एनआईए ने 2500 संदिग्धों की पहचान की है, जिनमें 186 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। और इस बीच कई ओवरग्राउंड वर्कर्स यानी आतंकियों के मददगार गिरफ्तार किए गए हैं और उन लोगों से सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। 2500 संदिग्धों से पूछताछ चल रही है और इनमें से कईयों ने बड़े सनसनीखेज रेवलेशंस किए हैं। और ये एक बड़ा खुलासा आपके सामने हम कर ही रहे हैं कि 15 तारीख को ही अप्रैल की पहुंच गए थे वो इस हमले को अंजाम देने के लिए, और घटना से 2 दिन पहले 20 तारीख को वो बैसरन में जाकर छिप गए थे। आपको बताते हैं कैसे इस आतंकी हमले को अंजाम दिया गया। 15 अप्रैल को पहलगाम पहुंचे आतंकी। 3 जगहों पर आतंकी हमले के लिए रेकी की गई और 4 ओवरग्राउंड वर्कर्स ने पाकिस्तान के आतंकियों की मदद की। आरू घाटी, अम्यूजमेंट पार्क और बेताब घाटी टारगेट थे। सुरक्षा की वजह से बाकी 2 टारगेट्स उन्होंने छोड़ दिए। हमले से 2 दिन पहले बैसरन घाटी में छिपे और एनआईए जांच में 3 सैटेलाइट फोन्स होने के सबूत मिले हैं। 2 फोन्स के सिग्नल को एजेंसियों ने ट्रैक किया है। 20 ओवरग्राउंड वर्कर्स की भी एनआईए ने पहचान की है, जिन्होंने इस पूरे मामले में बड़ी भूमिका निभाई। और आज एनआईए के डीजी खुद मौके पर पहुंचे हैं और आतंकी हमले की जांच की निगरानी की है उन्होंने। बैसरन घाटी से हमारे सहयोगी अनुज मिश्रा ने आप तक ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट पहुंचाई है। पहलगाम के बैसरन घाटी के अलावा आतंकियों के निशाने पे 3 और जगह थी। ये तीनों जगह पहलगाम में ही थी और तीनों जगहों पर काफी संख्या में पर्यटक जो हैं वो जाते हैं। आतंकी 15 तारीख को पहलगाम पहुंच जाते हैं और पहुंचने के बाद सबसे पहले वो अम्यूजमेंट पार्क की रैकी करते हैं। एक आतंकी यहाँ पर आता है, वो बाकायदा रैकी करता है, लेकिन यहाँ पर एस्केप करने के लिए यानी यहाँ से भागने के लिए उन्हें सही जगह नहीं मिलता है। और उसके पीछे की वजह जो है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि जो पार्क है वो सड़क से सटा हुआ है और ये ऐसा सड़क है जहां पर अमूमन गाड़ियां जो हैं वो आती जाती रहती है और यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर ही पुलिस स्टेशन है। इतना ही नहीं, यही रास्ता जो है वो आगे आरू वैली और बेताब वैली की तरफ जाता है, यानी सड़क से सटा हुआ ये दोनों जगह था। निश्चित तौर पर आतंकियों को ये लग रहा था कि यहाँ पर आतंकी हमले को अंजाम देने के बाद वो सही तरीके से भागने में कामयाब नहीं हो पाएंगे और यही वजह है कि उन्होंने बैसरन घाटी को चुना। क्योंकि बैसरन घाटी का जो रास्ता है वो पहाड़ी रास्ता है और यही वजह है कि उन्हें पता था कि पहाड़ी रास्ते पर अगर वो आतंकी वारदात को अंजाम देते हैं तो जो पुलिसकर्मी होते हैं, जो फोर्सेस होती हैं, उन्हें वहां पर पहुंचने में काफी समय लग जाएगा। और जो एस्केप पॉइंट है यानी भागने के लिए जो जगह है वो चूंकि पहाड़ी और जंगली इलाका है, तो निश्चित तौर पर कई सारे ऐसे एस्केप पॉइंट उन्हें मिलेंगे जहां से वो भाग सके।
निश्चित तौर पर तस्वीरों के जरिए भी देखा जा सकता है कि पहाड़ी रास्ता जहां अमूमन आम आदमी का चलना काफी मुश्किल होता है, घोड़े से लोग जो है बैसन घाटी की तरफ जाते हैं, ऐसे में एस्केप करने के लिए उन्हें निश्चित तौर पर ये जगह सबसे ज्यादा सुरक्षित लगी। ऐसे इलाके इन्हें सबसे ज्यादा सुरक्षित लगे ताकि वारदात को अंजाम देकर वो आसानी से फरार हो सके। और यही वजह थी कि 2 दिन पहले वो बैसन घाटी पहुंचते हैं, उसके बाद सबसे पहले रैकी करते हैं और रैकी करने के बाद वो एस्केप पॉइंट ढूंढते हैं। एस्केप पॉइंट यानी जहां से वो भाग सके और वारदात को अंजाम देने के बाद पुलिस फोर्सेस जो है उनको भी पहुंचने में समय लगे, इसी वजह से वो बैसन घाटी को चुनते हैं। निश्चित तौर पर बाकी जो 3 लोकेशन थी वहां सिक्योरिटी भी काफी ज्यादा थी, जिसकी वजह से वो उसका प्लान ड्रॉप करते हैं और फिर वो बैसन घाटी पहुंचते हैं। निश्चित तौर पर बैसन घाटी चूंकि पहाड़ी एरिया, पेड़ कई सारे, और यही वजह थी कि उन्हें पता था कि यहाँ से वो आसानी से एस्केप कर सकते हैं, आसानी से भाग सकते हैं। इतना ही नहीं, जांच के दौरान जिस तरीके से ये बात सामने आई कि कैसे ये आतंकी सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल कर रहे थे, एक खास कम्युनिकेशन डिवाइस का इस्तेमाल कर रहे थे जिससे वो चैट जो है वो शेयर कर सके बिना सिम का इस्तेमाल किए हुए और उन्हें पकड़ा न जा सके। तो पूरी तरीके से प्लानिंग स्ट्रेटेजी आतंकियों के द्वारा तैयार की गई। न सिर्फ वारदात वाली जगह 2 दिन पहले पहुंचना, वहां की रैकी करना, इसके पॉइंट तलाशना और उसके बाद वहां वारदात को अंजाम देने के बाद वहां से फरार हो जाता है। जांच में पता चला है कि आतंकियों के पास अल्ट्रासेट कम्युनिकेशन सिस्टम था। ये किस तरीके का सिस्टम होता है वो भी आपको जानना चाहिए। चीन में बना ये रेडियो कम्युनिकेशन डिवाइस है। इसे सुरक्षित कम्युनिकेशन के लिए लिमिटेड लोगों के बीच में इस्तेमाल किया जाता है। ये हाईली इंक्रिप्टेड इसमें बातचीत होती है और सिक्योर सिग्नल इसके होते हैं। सिग्नल्स को इंटरसेप्ट किया जाना बड़ा मुश्किल होता है। इसका इंटरसेप्शन बड़ी चुनौती होती है सुरक्षा बलों के लिए और इसी तरह के फोन का इस्तेमाल इन दिनों किया जा रहा है। ये चाइना से बने हुए फोन हैं, लिमिटेड लोगों के बीच में इसका बातचीत के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे वॉकी टॉकी समझ लीजिए, जिस तरीके से होती है उस तरीके का ये एक तरीके से कम्युनिकेशन डिवाइस है, लेकिन ये इंटरसेप्ट नहीं हो पाती इसमें बातचीत। ये एक बड़ा चैलेंज है। पहलगाम आतंकी हमले पर एक और बड़ी खबर, सुरक्षा एजेंसियों का बड़ा एक्शन। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर छापेमारी, हुर्रियत जमाते इस्लामी समर्थकों के यहां छापा। छापेमारी में देश विरोधी चीजें बरामद। कुपवाड़ा, अनंतनाग समेत कई जगहों पर ये छापे मारे गए और ऐसी जगहें जहां संदिग्ध रह रहे हैं वहां जब छापा मारा गया तो ये देखा गया कि वो लोग न सिर्फ आतंकियों के सिंपैथाइजर हैं बल्कि उनके पास बहुत सारी चीजें और कई लिटरेचर भी ऐसे मिल रहे हैं जो देश विरोधी हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम हमले के बाद सुरक्षा चाक चौबंद है। टूरिस्ट की सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं। सड़कों पर सुरक्षा जांच को बढ़ाया गया है। दक्षिण कश्मीर में खास तौर पर सुरक्षा को कड़ा किया गया है। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर सुरक्षा को बेहद कड़ा किया गया है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद कश्मीर घाटी में सिक्योरिटी फोर्सेस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। हम इस समय श्रीनगर जम्मू शफीक आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाएंगे। श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर खासतौर पर दक्षिणी कश्मीर के इलाकों में इस तरह के फ्रिस्किंग ऑपरेशन जो है वो अंजाम दिए जा रहे हैं। सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान मिलकर श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग के जो कई इलाके हैं राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई जगहों पर नाकाबंदी की है और उसके बाद जो है तलाशी अभियान अंजाम दिए जा रहे हैं। ये पर्यटकों की जो है सुरक्षा के लिए और आम लोगों की सुरक्षा के लिए इस तरह के जो है सर्च ऑपरेशन अंजाम दिए जा रहे हैं या नाकाबंदी की जा रही है और उसके बाद गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। लोगों से भी पूछताछ की जा रही है क्योंकि कश्मीर घाटी के अंदर जो है सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पे रखा गया है। और देखिए यहाँ पर जो बाइकर्स हैं उनको भी जो है उनकी तलाशी ली जा रही है, उनके बैग्स की जो तलाशी ली जा रही है ताकि किसी तरीके
से भी सुरक्षा में कोई चूक न हो जाए। सुरक्षा बल लगातार हाई अलर्ट पे हैं। सीआरपीएफ के जवान जो है उनकी तैनाती श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगातार रहती है। जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारी, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान भी काफी सहयोग दे रहे हैं। सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान मिलकर इस फ्रिस्किंग ऑपरेशन को श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर अंजाम दे रहे हैं और लगातार तलाशी अभियान चलाए जा रहे हैं ताकि जो सस्पेक्ट्स है उनको किसी भी तरीके से ना छोड़ा जाए। तो ये एक बड़ी जो है अभियान है, एक बड़ा ऑपरेशन है जो इस वक्त कश्मीर घाटी के अलग अलग हिस्सों में अंजाम दिया जा रहा है। सबसे ज्यादा जो फोकस है वो साउथ कश्मीर के इलाकों में है। लगातार जो है तलाशी अभियान भी चलाए जा रहे हैं। देखिए, माल बरदार जो गाड़ियां आ रही है उनकी भी तलाशी ली जा रही है। जो श्रीनगर की तरफ गाड़ियां जाती है उनकी भी तलाशियां ली जा रही हैं। जिस तरीके से बैसरन घाटी में आतंकी हमला हुआ जिसमें 26 लोगों की जान चली गई जो पर्यटक थे, कश्मीर घूमने के लिए आए थे, तो कहीं ना कहीं उस अटैक के बाद सुरक्षा एजेंसियां कश्मीर घाटी के में जो डिप्लॉय है वो काफी हाई अलर्ट पर है। और इस बीच बॉर्डर से सटे इलाकों में जो हाईवे हैं वहां पर इमरजेंसी लैंडिंग और टेक ऑफ रनवे बने हुए हैं, उन्हें भी एक्टिवेट कर दिया गया है ताकि युद्ध के हालात में यहां से हमारे फाइटर्स और हेलीकॉप्टर्स फौरन उड़ान भर सकें। और ऐसी एक लोकेशन से हमारे सहयोगी पुलकित नागर की रिपोर्ट। आपको पाकिस्तान को जवाब देने की भारत की एक मजबूत तैयारी की तस्वीर दिखाता हूं। हालांकि मैं यहां की जगह, लोकेशन नहीं बताऊंगा, लेकिन ये जरूर बताऊंगा कि हमारी रणनीति कितनी मजबूत है और पाकिस्तान ये समझ ले कि इस बार जो उसने किया है उसका जवाब उसे कितना सख्त मिलने वाला है। ये आप एच बना देख रहे हैं, यानी कि ये हेलीकॉप्टर के लिए लैंडिंग के लिए और टेक ओवर के लिए जगह बनाई गई है और ये बीचों बीच सड़क पर बनाई गई है। इसके लिए सड़क को यहां से चौड़ा कर दिया गया है। जो अभी सड़कों को चौड़ा किया गया है, इस सामने आप तस्वीरें देखेंगे तो इस सड़क को, इस रास्ते को पूरी तरीके से चौड़ा कर दिया गया है और यहां पर हेलीकॉप्टर के लिए हेलीपैड बनाया गया है ताकि किसी भी स्थिति में हेलीकॉप्टर को यहां पर उतारा जा सके। और आप चारों तरफ ये सड़कें देखेंगे तो इस पूरे पार्ट को चौड़ा कर दिया गया है। ये पूरा मेन एक हाईवे है। ये हाईवे कहां से कहां जाता है ये जानकारी मैं नहीं दूंगा और साथ ही लोकेशन भी नहीं बताऊंगा, सिर्फ तस्वीर बता रहा हूं ताकि पाकिस्तान ये समझ ले कि उसे जवाब देने के लिए भारत की तैयारी कितनी मजबूत और कितनी बड़ी है। ये हेलीपैड बनाया गया है, सड़क के बीचों बीच बनाया गया है और कोशिश यही है। देखिए, आप वाहन भी देखेंगे तो यहां से आपको गाड़ियां भी जाते हुए नजर आएगी क्योंकि ये मेन हाईवे है और इसे चौड़ा कर यहां पर हेलीपैड बना दिया गया है। मजबूत जवाब देने के लिए मजबूत रणनीति के साथ भारत आगे चल रहा है और ऐसी रणनीति जो पाकिस्तान को ये बता देगी कि अगर उसने कभी भी भारत को छेड़ने की कोशिश की, भारत के लोगों को छेड़ने की कोशिश की, तो उसके अंजाम क्या होंगे इस बार पाकिस्तान को पता चल जाएगा। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। एनआईए के डीजी ने बैसरन घाटी का दौरा किया और बैसरन घाटी से वापस आए एनआईए के डीजी और जल्द ही गृह मंत्रालय को अपनी तरफ से वो रिपोर्ट सौंपने वाले हैं। तो एनआईए के डायरेक्टर जनरल की तरफ से बैसरन का दौरा किया जाना और बैसरन का दौरा करने के बाद उनकी तरफ से एक रिपोर्ट तैयार किया जाना जो गृह मंत्रालय को देंगे, ये एक बड़ा मूव है। जाहिर है इसमें वो तमाम फाइनल डिटेल्स होंगे जिसमें जो ये बताएंगे कि हमला कैसे अंजाम दिया गया, कहां पे लूप होल्स रहे और अब आगे क्या किया जाना है। एनआईए डीजी आज बैसरन घाटी पहुंचे थे जहां पर उन्होंने जो जांच एजेंसी एनआईए पूरे मामले की जांच कर रही है, उन्होंने देखा कि जांच में अब तक क्या कुछ सामने आया है, साथ ही साथ दिशा निर्देश जो है वो भी उनके द्वारा दिया गया। अब तस्वीरों में देखा जा सकता है किस तरीके से एनआईए डीजी जो है वो यहां से निकल रहे हैं। जाहिर तौर पर एक रिपोर्ट जो है वो एमएचए को सौंपी जाएगी कि जांच में अब तक क्या कुछ सामने आया है। जिस तरीके से इस पूरे मामले में पाकिस्तान का रोल पूरी तरीके से सामने आया, जांच के दौरान ये पता चला कि कैसे इस पूरे मामले की साजिश जो है वो रची गई। पाकिस्तानी आतंकियों ने इस वारदात को, इस आतंकी हमले को अंजाम दिया। ऐसे में अब एक रिपोर्ट जो है वो एमएचए को सौंपी जाएगी और यही वजह थी कि एनआईए डीजी आज खुद यहां पर पहुंचे, बाकायदा स्पॉट पर वो गए जहां पर उन्होंने देखा कि अब तक
क्या कुछ सबूत जो है वो एनआईए के हाथ लगा है, साथ ही साथ दिशा निर्देश जो है वो भी जांच टीम को एनआईए डीजी द्वारा दिया गया। तो फिलहाल आज एनआईए डीजी पहलगाम में थे और बाकायदा जो जांच रिपोर्ट है वो जल्द ही एमएचए को सौंपी जाएगी। कैमरामैन आरके यादव के साथ और उत्तराखंड के नैनीताल से बड़ी खबर, नाबालिग से दुष्कर्म के बाद लोगों में जबरदस्त गुस्सा, आरोपी के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन, रेप के आरोपी को फांसी देने की मांग, नैनीताल में बाजार बंद किए गए, विद्रोह और आक्रोश एक तरीके से लोगों में। उत्तराखंड के नैनीताल में विशेष समुदाय के शख्स ने एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद हिंदू संगठनों का इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। यह घटना कल हुई थी कि जिसके बाद स्थिति तनावपूर्ण है, बाजारों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। हिंदू संगठनों ने युवक पर कार्रवाई करने की मांग की है। नैनीताल में जिस तरह से पूरी कल घटना हुई, विशेष समुदाय के एक बुजुर्ग द्वारा एक नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म किया, जिसके बाद पूरी तरीके से रात पूरा घटनाक्रम बवाल का रहा। आप देख सकते हैं अभी भी स्थानीय लोग और हिंदुवादी संगठन यहाँ पे पूरा प्रदर्शन कर रहे हैं, जुलूस निकाला जा रहा है और जो आरोपी है उसको फांसी देने की लगातार यहाँ मांग की जा रही है। इसके अलावा विशेष समुदाय के लोगों को भी नैनीताल से बाहर निकालने की मांग की जा रही है। देख सकते हैं आप स्थानीय लोगों के अंदर कितना भारी आक्रोश है लगातार जिस तरह से घटना हुई। कहीं ना कहीं ये शर्मनाक घटना है। इसके बाद नैनीताल में कहीं ना कहीं जो स्थानीय लोग हैं वो लगातार फांसी देने की मांग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं विजुअल में कितनी भारी संख्या में ये लोग माल रोड में इस टाइम पहुंचे और माल रोड से होते हुए कोतवाली में पूरा प्रदर्शन करेंगे। तो देख सकते हैं कि किस तरह से कार्रवाई की मांग की जा रही है और विशेष समुदाय के लोग जो नैनीताल में है उन्हें नैनीताल से बाहर करने की मांग की जा रही है। तो यहां देखा आपने किस तरीके से लोग आक्रोशित हैं और इससे पहले कल भी नैनीताल में लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया, बाजारों को बंद कराया, कई जगहों पर तोड़फोड़ भी की गई। नैनीताल में माहौल लगातार तनावपूर्ण है। हिंदू संगठन के लोग लगातार आरोपी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग कर रहे हैं। कोतवाली मल्लीताल क्षेत्र का ये मामला है। शाम के समय एक बच्चे के माता पिता यहाँ पे आए, उनके द्वारा एक तहरीर दी गई है। उस तहरीर में ये आरोप था कि एक व्यक्ति के द्वारा उनके बच्चे के साथ दुष्कर्म किया गया। इस सूचना पे कोतवाली में अभियोग पंजीकृत किया गया है सुसंगत धाराओं में। और प्राइम 4 आगे आपको दिखाएगा भीलवाड़ा में बीच सड़क क्यों चले लात भूसे, लेकिन अभी देखिए आखिर क्यों आतंकी तहव्वुर राणा का वॉइस सैंपल टेस्ट लिया जाने वाला है। वो आरजेडी कार्यकर्ताओं ने बधाई दी है। दूसरी तरफ बीजेपी ने इसे पीएम मोदी का दूरदर्शी और सबका विकास वाला फैसला बताया। साथ ही कांग्रेस पर हमला करते हुए आरोप लगाया गया कि नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक जातीय जनगणना के विरोधी क्यों थे फिर। और इस बात की कि क्रेडिट कौन लेगा। ये मेरे पीछे जो पोस्टर आप देख रहे हैं, ये राहुल गांधी हाथ में संविधान लिए खड़े हैं और कांग्रेस ये दावा कर रही है कि जातीय जनगणना की बात कांग्रेस पार्टी ने शुरू की थी। न सिर्फ चुनावी मुद्दा, मैनिफेस्टो में भी कांग्रेस ने शामिल किया और राहुल गांधी देश से लेकर विश्व के किसी भी मंच पर जब जाते थे तो वो ये कहते थे कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, यानी जनगणना होनी चाहिए और उससे पता चलेगा कि किस जाति के लोग कितने हैं और उन्हें उस तरह से सरकार में भागीदारी मिले, चाहे वो चुनाव में टिकट मिले, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में सरकार की जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है उसमें उनको जगह मिले या फिर प्राइवेट सेक्टर में उन्हें वो स्थान मिले। इसके अलावा तमाम जो फैसले हो सरकार के उसमें उनकी भागीदारी रहे। और ये पोस्टर कहीं इसी ओर इशारा करता हुआ, इस पोस्टर को आईवाईसी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष के बीवी श्रीनिवास ने लगाया है और इसमें कई चीजें उन्होंने लिखी है। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। कहा था ना मोदी जी को जाति जनगणना करवानी पड़ेगी, हम करवा कर रहेंगे। ये राहुल गांधी ने संसद के अंदर कहा था और जब कल सरकार ने जाति जनगणना का ऐलान किया उस वक्त भी राहुल गांधी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उन्होंने कहा कि ये सिर्फ घोषणा मात्र नहीं, मतलब जो ऐलान है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, बजट में उसका प्रावधान लाया जाए और एक टाइम बाउंड सरकार इस पर काम करे। क्रेडिट इसलिए भी लेने की कोशिश तमाम पार्टियों की तरफ से की जा रही है क्योंकि विपक्ष को ये लगता है कि मोदी सरकार ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। और दूसरी तरफ इस पोस्टर के बाद भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में जुबानी जंग शुरू हो गई है। जो घोषणा हुई है वहां अचानक कहा गया है कि जाति भी गिनी जाएगी, जाति की संख्या भी गिनी जाएगी। राहुल जी ने कहा हम इसका स्वागत करते हैं, एक सही कदम है।
पर कई सवाल खड़े होते हैं, मंशा के लेकर सवाल खड़े होते हैं। हेडलाइन तो मिल गया, पर डेडलाइन क्या है? ये सब चीजें आप बातें करें, मगर कास्ट सेंसस के ऊपर हमेशा आप पीछे हटते थे। और जब कास्ट सेंसस का डिमांड शुरू हुआ तो खुद प्राइम मिनिस्टर और बीजेपी के बड़े बड़े लीडर्स बोले कि बटेंगे तो कटेंगे, और इस तरह की वाहियात बातें होती थी। मगर कास्ट सेंसस करना जरूरी है। हम बीजेपी से जानना चाहेंगे कि आप क्या इसको शुरू कब करें। स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कि मत ये जग जाहिर था, अगर बाबा साहेब और बापू ना होते, सामाजिक संवेदनता का कोई विषय नहीं होता उनकी मन में, संविधान सभा की परामर्श नहीं होता, तब देश में आज आरक्षण नहीं होता। क्यों? पहला प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी जातिगत आरक्षण के कट्टर विरोधी थे। और आइए अब आपको ये खबर दिखाता हूं भीलवाड़ा की। भीलवाड़ा में बस कंडक्टर से जमकर हुई मारपीट। 3 लड़कों ने बस में चढ़ने के विवाद के बाद बस कंडक्टर की पिटाई कर दी। भीलवाड़ा के गंगापुर बस स्टैंड का यह मामला है। कंडक्टर के मुताबिक उसने तीनों लड़कों को खाने पीने का सामान लेकर बस में की माला पहनाई। बीजेपी के बंगाल के अध्यक्ष सुकांतो मजूमदार भी दिलीप घोष के इस कदम से खुश नहीं है और इससे किनारा कर लिया है। बंगाल सरकार की तरफ से शुभेंदु अधिकारी को भी न्योता दिया गया, लेकिन वो नहीं गए थे। दिलीप घोष जरूर पहुंच गए। और ऐसे में सवाल ये कि बंगाल बीजेपी में क्या ममता बनर्जी कोई खेला करने वाली हैं? कोई जोड़े, जिसको जैसा दृष्टि है वो ऐसा देखेगा। हम तो भक्त हैं, भगवान के पास आए हैं। हम मैसेज देने वाला कौन है? भगवान है। और ममता बनर्जी से मुलाकात पर दिलीप घोष का बयान भी सामने आया है और ये बड़ा तल्खी भरा है। सवाल ये कि क्या वास्तव में दिलीप घोष पार्टी से नाराज है? দেখুন দিলীপ দা যাবেন কি না তার ব্যক্তিগত ব্যাপার, তিনি যাবেন কি যাবেন না, ওনাকে ব্যক্তিগতভাবে আমন্ত্রণ করা হয়েছে। পার্টি এন্ডোর্স করে না। পার্টি মনে করে যখন একদিকে হিন্দুরা মার খেয়েছে মুর্শিদাবাদে, পার্টি যেভাবে হিন্দুদের মন্দির ভাঙা হয়েছে, যেভাবে হিন্দুদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে, তারপরে ওখানে যাওয়া মানে আমার মনে হয় ওটাকে ইগনোর করা। और दिलीप घोष भी ये काटसी विजिट किया, उनके वाइफ को लेकर उन्होंने आया, तो ये तो उनका पार्टी का अंदर का प्रॉब्लम है। और अकॉर्डिंग टू दिलीप घोष प्रेस कॉन्फ्रेंस टुडे, तो वो तो उन्होंने तो पूरा पॉइंट टू पॉइंट जवाब दे दिया। जे उनको सीखना नहीं है हिंदुत्व क्या है, भाजपा क्या है। जो लोग तृणमूल में थे या दूसरे कोई पार्टी में थे, वो जाकर लंबे लंबे बात बोल रहे हैं। वो पॉइंट टू पॉइंट उन्होंने क्लैरिफाई किया। ये उनका पार्टी का अंदर का बात है, ये अंदर का बात है। तो अंदर का बात तो भाजपा को संभालना होगा। और आगे आपको दिखाएंगे राजकोट पुलिस की रईस स्टाइल कैसी है, लेकिन उससे पहले देखिए अपने कार्यकर्ताओं को अखिलेश यादव ने क्या नसीहत दी है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की फोटो के साथ अखिलेश यादव की फोटो लगाने का मामला तूल पकड़ चुका है। बीजेपी और बीएसपी ने एसपी पर बाबा साहेब का अपमान करने का आरोप लगाया है। विवाद के बीच अब खुद सपा का रिएक्शन आया है, जिसमें उसने पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील की है कि भावना में बहकर कभी भी किसी भी पार्टी के नेता की तुलना किसी भी महापुरुष से न करें। वक्फ कानून के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने हैदराबाद में विरोध प्रदर्शन किया। लाइट बंद प्रदर्शन में ओवैसी भी शामिल हुए। ओवैसी ने कहा कि वक्फ कानून वक्फ बोर्ड को बर्बाद कर देगा। इस दौरान ओवैसी ने पहलगाम हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार न सिर्फ पाकिस्तान पर हमला करे, बल्कि पीओके को छीन कर लाए। पानी को लेकर पंजाब और केंद्र सरकार के बीच ठन गई है। पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार पर हरियाणा को ज्यादा पानी देने का आरोप लगाया है। कैबिनेट मंत्री हरपाल चीमा ने कहा कि भाखड़ा डैम से हरियाणा सरकार ने बीजेपी ने पंजाब विरोधी होने का सबूत दे दिया है। हरपाल चीमा ने कहा कि बीजेपी किसानों से बदला ले रही है और पंजाब के लोगों को मारना चाहती है। पंजाब हरियाणा में पानी की लड़ाई ने दिल्ली दस्तक दे दी है। दिल्ली जल मंत्री प्रवेश वर्मा के आरोप पर आप नेता सौरभ भारद्वाज ने करारा पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार ने सिंधु जल संधि रोककर पाकिस्तान का पानी रोक दिया तो भारत के पास पानी ही पानी है। अगर उनमें से 1% पानी भी
भारत सरकार दिल्ली को दे देती है तो दिल्ली की पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। केंद्र सरकार के जातीय जनगणना के फैसले को कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की बड़ी जीत मान रही है। राहुल गांधी को धन्यवाद देने के लिए पटना स्थित कांग्रेस मुख्यालय में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी की तस्वीर को दूध से नहलाया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर भी दूध डाला। और छत्तीसगढ़ के कांकेर में 6 लेन सड़क निर्माण में लगे कर्मचारियों और सुपरवाइजर के बीच में मारपीट का वीडियो सामने आया है। ये मामला अमर कंस्ट्रक्शन के कर्मचारियों के बीच का है। बताया जा रहा है कि पहले डीजल चोरी के आरोप में सुपरवाइजर ने एक ड्राइवर को पीट दिया था। कमरे में बुलाकर ड्राइवर को बेल्ट से पीटा गया और उससे डीजल चोरी के मामले में पूछताछ की गई। लेकिन जैसे ये वीडियो दूसरे ड्राइवरों तक पहुंचा, वो आग बबूल उन तमाम फाइटर विमानों और हथियारों को धोखा दे सकता है जिसमें जीपीएस लगा हो, जीपीएस सिस्टम लगा हो। मतलब भारत की तरफ आने वाले किसी भी खतरे को रोका जा सकता है। सरहद पार कर आने से पहले ही उसे पहचान कर नेस्तनाबूद किया जा सकता है, या फिर उसका रास्ता गुमराह करके किसी और जगह ले जाकर उसे तबाह किया जा सकता है। जीपीएस स्पूफिंग क्या है, कैसे ये काम करती है और कैसे किसी दुश्मन देश के वेपन्स को गुमराह कर सकती है। जीपीएस स्पूफिंग दुश्मनों के नेविगेशन सिस्टम, दिशा बताने वाले किसी भी सिस्टम पर सीधा प्रहार करता है, अटैक करता है, जिसमें फाइटर प्लेन, ड्रोन या फिर दुश्मनों की मिसाइलें भी शामिल हैं और उसमें लगे जीपीएस सिस्टम को किसी काम का नहीं छोड़ता। सटीक लोकेशन जानने या बताने वाले सिस्टम को वो पूरी तरह से फेल कर देता है। दुश्मन के फाइटर प्लेन, ड्रोन, मिसाइल को उसके टारगेट से ही गुमराह कर देता है। जीपीएस स्पूफिंग ऐसा उन्हें नकली जीपीएस सिग्नल्स भेजकर करता है। फर्जी जीपीएस सिग्नल्स भेजकर दुश्मनों के मिशन को वो फेल कर देता है। दुश्मन के विमानों का, मिसाइलों का रास्ता भटका देता है। देखने में बिल्कुल जीपीएस वाले सिग्नल्स उसको भेजे जाते हैं। इस चाल को दुश्मन भांप नहीं पाता, धोखा खा जाता है, अपने टारगेट से भटक जाता है। फर्जी सिग्नल से दुश्मनों के फाइटर प्लेन, ड्रोन को भटकाकर कहीं और पहुंचा दिया जाता है। मतलब साफ है, जीपीएस स्पूफिंग से अगर इस ट्रैप में आए तो फिर बच पाना मुहाल है। पाकिस्तान को धूल चटाने के लिए हर तरफ से तैयारी हो रही है और इस बीच आपको 65 का युद्ध भी याद दिलाते हैं। 1965 इसी युद्ध में भारत ने पाकिस्तान के आधुनिक पैटर्न टैंक मार गिराए थे और कुछ पर कब्जा कर लिया था। आज भी पाकिस्तान के इस हार के सबूत हमारे पास मौजूद हैं। हमारे सहयोगी मनोज कुमार की रिपोर्ट। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। उसे ये डर सता रहा है कि भारत इसका जवाब जरूर देगा और इसका ये जो डर है ये लाजमी भी है, क्योंकि 3 जो युद्ध हुए पाकिस्तान के साथ अब तक भारत के, उसमें पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है और जो हार का सामना पाकिस्तान को करना पड़ा है उसके सबूत हमें देश भर में जगह जगह देखने को मिलेंगे। ऐसा ही एक सबूत ये पैटर्न टैंक है। ये पैटर्न टैंक है जिसका इस्तेमाल 1965 में जो लड़ाई हुई थी पाकिस्तान और भारत के बीच में, वहां पर पाकिस्तान ने किया था और ये बहुत उस जमाने में बहुत आधुनिक टैंक था। पैटर्न टैंक जो कि अमेरिका ने पाकिस्तान को दिए थे और इनके मुकाबले में भारत के पास जो टैंक थे वो द्वितीय विश्व युद्ध के बहुत साधारण और उस समय के हिसाब से काफी पहले के टैंक थे। भारत के हमले से पहले ही पाक किस जंग में फंस गया। 4 मोर्चों पर लड़ाई, शहबाज मुनीर की शामत आई। हिंदुस्तान में इतने पाकिस्तानी, किसने छिपाई कहानी। पाकिस्तानियों के घर वापसी से किसका कलेजा फट रहा। देश का मूड मीटर रंजीत कुमार के साथ शाम 6 बजे से। पहलगाम आतंकी हमले पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार।